अजीज़ नाजरीन आदाब। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी, आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज का हमारा मौजू है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जिसे उर्दू में नशोनुमा के मराहिल, शिरखोरगी और उनफवान शबाब कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, इस वीडियो के इख्तिताम तक आप काबिल हो जाएंगे कि बच्चे की नशोनुमा के मराहिल बता सकें, शिरखोरगी मरहला की खुसूसियात बयान कर सकें, शिरखोरगी मरहला में मुख्तलिफ़ पहलुओं की नशोनुमा की वजाहत कर सकें, नशोनुमा का मरहला इब्तिदाई बचपन में होने वाली तब्दीलियाँ और खुसूसियात बयान कर सकें, इब्तिदाई बचपन में मुख्तलिफ़ पहलुओं की नशोनुमा की वजाहत कर सकें, इब्तिदाई बचपन में तालीम के इंतज़ाम के बारे में बता सकें। अज़ीज़ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसानी नशोनुमा के कितने मराहिल हैं, तो ज़ाहिर है आपका जवाब होगा 3: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन माहिर नफ्सियात ने इंसानी नशोनुमा को समझने के लिए इसे मुख्तलिफ़ मराहिल में तकसीम किया है। यहाँ पर हम एलिज़ाबेथ हरलॉक के मुताबिक नशोनुमा के मराहिल से वाकिफ़ होंगे। तो देखिए, क़ब्ल अज़ पैदाइश की मुद्दत जरसूमा से 280 दिन या पैदाइश तक, शिरखोरगी पैदाइश से 2 हफ्ता, बच्चा 2 साल तक, बचपन 2 से 12 साल तक, इब्तिदाई बचपन 2 से 6 साल तक, सानवी बचपन 7 साल से 12 साल तक। बलूगत की मुद्दत लड़का और लड़कियों में अलग अलग होती है। लड़की की बलूगत की मुद्दत 11 से 13 साल तक, जबकि लड़के की बलूगत की मुद्दत 12 से 13 साल तक होती है। उनफवान शबाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है: इब्तिदाई उनफवान शबाब और सानवी उनफवान शबाब। इब्तिदाई उनफवान शबाब 13 से 17 साल तक चलता है, जबकि सानवी उनफवान शबाब 18 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक रहता है। जवानी 12 साल से 40 तक की उम्र को जवानी कहते हैं। दरमियानी उम्र 41 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र को दरमियानी उम्र कहते हैं। इसे आम बोलचाल की ज़बान में अधेड़ भी कहा जाता है। बुढ़ापा 60 साल से लेकर मौत तक की उम्र को बुढ़ापा कहा जाता है। अज़ीज़ नाज़रीन, अभी हमने हरलॉक के मुताबिक इंसानी नशोनुमा के मदारिज को समझा है। अब हम देखेंगे कि नशोनुमा को समझने के लिए माहिर नफ्सियात ने इसे 2 हिस्सों में भी तकसीम किया है। ये 2 हिस्से हैं: पैदाइश से क़ब्ल, जो नुतफ़ा से शुरू होकर 9 माह या पैदाइश तक रहता है, और पैदाइश के बाद, जिसे अलग अलग मराहिल में तकसीम किया गया है, जिसे अभी हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैदाइश से क़ब्ल, नुतफ़ा से 9 माह या पैदाइश तक। हम इसमें मरहला देखेंगे, दौरानिया के बारे में जानेंगे और इसकी खुसूसियात से भी वाकिफ़ होंगे। अब हम देखते हैं कि 1 हफ्ता से 2 हफ्ता जो हमल का मरहला है, उसे जरसूमा के नाम से जानते हैं। इसकी खुसूसियात है: हमल का जरासीमी मरहला हामिला होने के वक्त शुरू होता है, जब स्पर्म और अंडा मिलकर एक ज़ाइगोट बनाते हैं। 2 से 8 हफ्ता की मुद्दत को नापुख्ता या एम्ब्रॉयनिक कहा जाता है। इस मरहले के दौरान जिनीन के अज़ा और निज़ाम बनना शुरू होते हैं और यह तेज़ी से बढ़ता है। इस मुद्दत में एक इंसान का बच्चा इंसानी शक्ल इख्तियार करता है। उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की नशोनुमा होती है। 8 हफ्ता से पैदाइश तक फेटल। इस मरहले के दौरान जिनीन, दिमाग और रीढ़ की हड्डी समेत अज़ा की नशोनुमा जारी रहती है। जिनीन अपने बाजुओं और टांगों को हरकत करने लगता है और एक मुकम्मल बच्चा तैयार हो जाता है।
عزیز بچوں، ہم نے دیکھا کہ پیدائش سے قبل کا جو مرحلہ ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جسے جرمینل، ایمبرونک اور فیٹل کا نام دیا گیا۔ پہلے مرحلہ میں انڈا مل کر ایک زائگوٹ بناتا ہے، جبکہ دوسرے مرحلہ میں انسانی بچہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، اور تیسرے مرحلہ میں وہ شکل اور واضح ہو جاتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب ہم انسانی زندگی کے پیدائش کے بعد مراحل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہے شیرخوارگی، جو پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا ہوتا ہے۔ شیرخوارگی، جسے انگلش میں انفینسی کہتے ہیں، یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ انفینشیا سے آیا ہے، جس کا لفظی معنی ہے بولنے میں ناکامی۔ تو اس طرح الفاظ اور معنی سے ہی اس بچے کی خاصیت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچہ بولنے میں ناکام رہتا ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، اگر وہ بولتا بھی ہے تو ٹوٹے پھوٹے جملے بول پاتا ہے۔ اس عمر میں بچہ زبان سیکھنا شروع کرتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے الفاظ بولتا ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے جملے 2 سال میں بولنے لگتا ہے، لیکن واضح زبان نہیں بول پاتا ہے۔ شیرخوارگی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیرخوار اردو کو دودھ پیتے ہوئے بچے کو کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کی خوراک دودھ پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اردو میں اسے شیرخوارگی کا مرحلہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں انفینسی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بولنے میں ناکام رہتا ہے۔ مرحلہ شیرخوارگی کی خصوصیات: نمو اور نشو و نما میں تیزی۔ بچپن میں تیز رفتار نشو و نما سے مراد انتہائی تیز جسمانی اور علمی نشو و نما ہے، جو بچے کی زندگی کے پہلے سال کے دوران ہوتی ہے، جہاں وہ سائز، حرکی مہارت، حسی ادراک اور دماغی نشو و نما میں نمایاں تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زندگی کے کسی بھی دوسرے مرحلے کے مقابلے میں پیدائش کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے نشو و نما کا دورانیہ ہوتا ہے۔ شیرخوارگی انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب ایک بے بس انسان کا بچہ چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انحصار: بچپن میں انحصار کی ایک واضح مثال ایک بچے کو اپنے نگہداشت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے کھانا کھلائے، اس کے لنگوٹ تبدیل کرے، گرمجوشی فراہم کرے اور جب وہ روئیں تو اسے تسلی دے۔ بنیادی طور پر ایک بچہ اپنی بقا اور تندرستی کے لیے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر بالغوں پر منحصر رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، ان کو ہر وقت دیکھ ریکھ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، کبھی کہیں گر کر گھائل ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، ہر ایک کام کے لیے دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ خود پر زور: ایک شیرخوار بچے میں خود پر زور دینے والے رویے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جب بچہ بھوکا نہیں ہے پھر بھی وہ روتا ہے، شور مچاتا ہے، اس کی ماں یا اس کی دیکھ بھال کرنے والے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بھوک نہیں لگی ہے، اسے توجہ چاہیے، وہ ہر وقت توجہ ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت سب کوئی اسی کا متلاشی رہے، اسی پہ سب کی توجہ مرکوز رہے۔ اسی کو خود پر زور کہتے ہیں۔ خود غرض اور غیر سماجی: یہ نومولود چھوٹے بچے بہت خود غرض اور غیر سماجی ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ خود غرض اس طرح کہ یہ خود دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، یہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ ان کی نظر میں بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ان سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں، انہی کو پسند کرتے ہیں، ان کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہیں پر اگر دوسرا کوئی انسان اس سے بہتر طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی پسند کی چیزیں انہیں مہیا کرے،
तो वो उनको पसंद करने लगते हैं, न कि जो पहले उसकी देखभाल कर रहा था उनको। तो इस तरह हम कहते हैं कि बच्चों में खुदगर्जी की सलाहियत होती है, वो खुदगर्ज होते हैं और वो अपना सामान या अपनी चीज़ें, अपनी पसंद के खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करते और ना ही किसी के साथ शेयर करके खेलना चाहते हैं। सामाजिक हालात में ये शर्मीले होते हैं, दूसरों से खौफ खाते हैं, वो हमेशा खुद दूसरों से गैर तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करते हैं, इसीलिए ये किसी से रिश्ते नहीं रखते। अजनबियों से ख़ासकर ये रिश्ते बनाना पसंद नहीं करते, उनके पास नहीं जाते। जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम। शेरख्वार बच्चे की एक खासियत है कि ये जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम होते हैं। एक जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम शेरख्वार मुसलसल रोना, पुरसुकून होने में दुश्वारी, मुहर्रिकात पर शदीद रद्द अमल, नींद के ख़राब अंदाज, खाना खिलाने के मसाइल, देखभाल करने वालों के साथ मशगूलियत का फुक़दान, ज़रूरत से ज़्यादा भागना, दौड़ना, हलचल मचाना, शोर मचाना और अपने जज्बात को कंट्रोल करने में दुश्वारी का मुज़ाहिरा करते हैं। अक्सर खुशी और तकलीफ़ में चीखना, चिल्लाना, सर पटकना, ज़रूरत से ज़्यादा रोना, सोने में दुश्वारी, गैर मानूस चेहरों या हालात पर गैर मामूली रद्द अमल, आँख मिलाने से गुरेज करना जैसी हरकत ज़ाहिर करते हैं। और इस तरह कहा जाता है कि जो शेरख्वार बच्चा होता है वह जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम होता है। तजस्सुस। तजस्सुस बचपन की और शेरख्वारगी की अहम खासियत है। इस मरहला में तजस्सुस दुनिया को सीखने और दरियाफ्त करने की फितरी मुहिम है। यह बच्चे की नशोनुमा का एक बुनियादी हिस्सा है। बच्चों में तजस्सुस की अलामात अपनी आँखों से आवाज़ों, चेहरों और अशिया को देखना, चीज़ें मुंह में डालना, आवाज़ों का जवाब देना, दरियाफ्त करना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो दुनिया को कैसे मालूम कर सकते हैं। तजस्सुस ही की वजह से बच्चा अपने खिलौनों को पटकता है, तोड़ता है, फेंकता है और मुंह में डालता है। वो जानना चाहता है कि आखिर यह क्या चीज़ है। रोट मेमोरी। इस मरहला में रोट मेमोरी से मुराद बच्चे की मालूमात को दोहराने के ज़रिए याद रखने की सलाहियत है। अक्सर इसके मानी को मुकम्मल तौर पर समझे बगैर बुनियादी तौर पर मानूस चेहरों, आवाज़ों या आमाल जैसे मुहर्रिकात के बार बार नुमाइश के ज़रिए सीखना, जिससे वह बहुत छोटी उम्र में भी मखसूस तफसीलात याद रखने के काबिल हो जाते हैं। इसी खासियत की वजह से बच्चे ताका झांकी का खेल खेलते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, हमने अभी पढ़ा शेरख्वारगी की खुसूसियात। आइए अब हम पढ़ते हैं शेरख्वारगी में मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, ज़बान की नशोनुमा, हिस्सी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, हरकी नशोनुमा और अखलाकी नशोनुमा के बारे में हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा इस उम्र में बहुत तेज़ होती है। अगर आप देखेंगे कि एक बच्चा जो बहुत छोटा है बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न 7.5 पाउंड यानी 3.4 किलोग्राम होता है और 5 माह की उम्र तक पैदाइश के वक्त के वज़न से दोगुना हो जाता है और 1 साल की उम्र तक बच्चे का वज़न पैदाइश की उम्र से तकरीबन 3 गुना हो जाता है, यानी कि 9.97 किलोग्राम हो जाता है। 2 साल की उम्र तक बच्चे का वज़न बढ़कर 4 गुना तकरीबन 30 पाउंड किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इब्तिदाई 2 माह में बच्चा अपने सर को हिलाने के काबिल हो जाता है। इब्तिदाई 2 माह में बच्चा अपने सर को हिलाने के काबिल हो जाता है। फिर धीरे धीरे मजबूती उसके पीठ में आती है
फिर उसके बाद उसके टांगों की नशोनुमा होती है, जिससे बच्चा पहले सर को हिलाना, सर को उठाना, फिर बैठना, फिर खड़े होना और चलना सीख पाते हैं। ज़हनी नशोनुमा। ज़हनी नशोनुमा की अगर बात करें तो इस उम्र में बच्चा अपने हिस्सी अज़ा का इस्तेमाल करके अपने आसपास की अशिया को जानना चाहता है। वह चीज़ों को छूकर, देखकर, चखकर, सूंघकर, यानी अपने पांचों हिस्सी अज़ा का इस्तेमाल करते हुए अशिया के बारे में इल्म हासिल करना चाहता है, क्योंकि यह दुनिया अभी उसके लिए पूरी तरह ब्लैंक होती है, नई होती है। 3 से 6 माह के दरमियान शिरख्वार बच्चे अब इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं कि वह अपने अंगूठे को चूसने से सुकून महसूस करते हैं। रोकने की मुतादिद कोशिशों के बावजूद वह अंगूठा चूसते हैं, क्योंकि उससे लुत्फानंदोज होते हैं। ज़बान की नशोनुमा। ज़बान की नशोनुमा इस उम्र में बहुत तेज़ होती है। पैदाइश के वक्त बच्चा बोलना नहीं जानता है, उसके पास सिर्फ एक किस्म की आवाज़ होती है कि वो बच्चा सिर्फ रो सकता है, चिल्ला सकता है। अपने आसपास लोगों की आवाज़ को सुनकर उसके पास जो आवाज़ है वो उसको एक शक्ल देना शुरू करता है। पहले वो हुर्फ जैसे माँ, प, आ, बाबा, मामा बोलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो अल्फाज बोलने लगता है और कहा जाता है कि 1 साल की उम्र में, यानी कि वो अपने पहली सालगिरह में एक वाज़े जुमला बोल लेता है और 2 साल की उम्र तक वह बोलकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि उसके जुमले अभी टूटे फूटे होते हैं और अल्फाज का तलफ़ुज़ भी उल्टा पल्टा होता है, जैसे बाज़ बच्चे कैंची को चैकी बोलते हैं। हिस्सी नशोनुमा। वह जिनीन के मरहले पर भी सुन सकते हैं, लेकिन शुरू के 2 महीनों में शिरख्वार होने के नाते उनकी समाअत की सलाहियत पुख्ता हो जाती है और वह इंसानी आवाज़ों की शिनाख्त करते हैं। 3 से 6 महीने के दरमियान सूंघना, जायका और लम्स की हिस्स को तक़वियत मिलती है। वह मीठे जायके से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बिनाई भी बेहतर होती है और 6 से 9 महीने में रंगीन विजन नशोनुमा पाते हैं और मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क और शिनाख्त करने के काबिल होते हैं। 9 से 12 माह में हवास अब पुख्ता हो चुके हैं और बहुत वाज़े तौर पर पहचान सकते हैं कि वह किस चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं या नापसंद करते हैं, जैसे फूलों की महक, आइसक्रीम और आम वगैरह का जायका। और 1 से 2 साल के दरमियान वह उन अशिया को नाम और शक्ल से याद रखते हैं। समाजी नशोनुमा। समाजी नशोनुमा की अगर बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। जब वो अपनी माँ को पहचानने लगता है तो वो उसे देखकर मुस्कुराता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि 1.5 माह की उम्र में बच्चा माँ को पहचानने लगता है और अपने आसपास रहने वाले लोगों को पहचानने लगता है और उनको देखकर मुस्कुराता है। उसकी समाजी नशोनुमा उसकी माँ से शुरू होती है, उसकी देख रेख करने वाले से शुरू होती है। बच्चा अपने वालिदैन को पहचानता है, अपने भाई बहन को पहचानने लगता है। 1 साल का होते होते वह दूसरे बच्चों की तरफ मुतवज्जह होता है। वह उनके पास जाता है, लेकिन अपने सामान को उनसे शेयर करना पसंद नहीं करता है और 2 साल की उम्र तक भी वह अपने सामान को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन ताल्लुकात बनाना पसंद करता है। वह उनके पास जाता है, उनसे खुश होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिरख्वारगी मरहला में समाजी नशोनुमा जारी रहती है। हरकी नशोनुमा। हरकी नशोनुमा का मतलब है बच्चे की हड्डियों, पुट्ठों की जिस्मानी नशोनुमा और मजबूती और उसके गिरदोनवाह को हरकत देने और छूने की सलाहियत। बच्चे की मोटर की नशोनुमा 2 किस्मों में होती है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर महारत हाथ, कलाई, उंगलियों, पाँव, उंगलियों, होठों और ज़बान में छोटी हरकतों का हवाला देती है। मजमूई हरकी महारतों में पुट्ठों की हरकी नशोनुमा शामिल होती है।
जो बच्चों को अपने सर को पकड़ने, बैठने, रेंगने और बिलाखिर चलने, दौड़ने, कूदने और उछलने के काबिल बनाते हैं। आम हर की महारत की तरक्की एक तरतीब से होती है। यह सर, गर्दन, बाजू और टांगों समेत अंदरूनी जिस्म से शुरू होता है और फिर बैरूनी जिस्म जैसे हाथ, पाँव, उंगलियां और उंगलियों तक जाता है। हर की नशोनुमा बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में अहम होती है, क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा की देगर शोबों से मुंसलिक होती है। इखलाकी नशोनुमा बच्चों को इखलाकियात का कोई इल्म नहीं रहता है। उसे नहीं मालूम बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे मिलना है। उसे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं होती है, लेकिन वो अपने आसपास रहने वालों को देखता है, उनकी बातों को सुनता है। वो देखकर और लोगों के कहने पर उसमें इखलाकियात की नशोनुमा होती है। इस उम्र में इखलाकियात की नशोनुमा बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक होती है। बच्चे को हमेशा कोई सामान देकर उसे अच्छा काम कराया जाता है। उसके कुछ भी अच्छा करने पर शाबाशी देना, उसका चॉकलेट देना, उसका पसंदीदा खिलौना देना, इस तरह से बच्चे में इखलाकी नशोनुमा होती है। गैर इखलाकी आदतों को ख़त्म करने के लिए इनाम के बजाय सज़ा दी जाती है, जैसे कि उसके पसंदीदा खिलौनों को उससे छीन लेना, उसे शाबाशी न देना, उसे चॉकलेट न देने की धमकी देना। इस तरह से छोटे बच्चे में इखलाकी नशोनुमा होती है। जज्बाती नशोनुमा पैदाइश के वक्त शिरख्वार दो जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, कशिश और दस्तबरदारी। वह खुशगवार हालत की तरफ कशिश जाहिर करते हैं जो सुकून, मुहर्रिक और लज्जत का एहसास दिलाते हैं, और वह नाखुशगवार मुहर्रिक जैसे तल्ख जायके या जिस्मानी तकलीफ से दस्तबरदार हो जाते हैं। तकरीबन 2 माह में शिरख्वार समाजी मसरूफियत को समाजी मुस्कुराहट की शक्ल में जाहिर करते हैं, क्योंकि वह अपनी मुस्बत तवज्जो देने वालों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। समाजी मुस्कुराहट ज़्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म हो जाती है, क्योंकि शिरख्वार अपने वालिदैन को बातचीत में शामिल करने के लिए अपनी मुस्कुराहट का इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, अभी हमने पढ़ा शिरख्वार बच्चे की मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा के बारे में। अब हम मालूमात हासिल करेंगे बचपन के बारे में। बचपन, चाइल्डहुड, इब्तिदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, सानवी बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड। इब्तिदाई बचपन 2 साल से लेकर 6 साल तक, सानवी बचपन 7 साल से लेकर 12 साल तक। इस तरह हम देखते हैं कि बचपन को समझने के लिए माहिर नफ्सियात यानी हरलॉक ने इसे 2 हिस्से में तकसीम किया है, इब्तिदाई बचपन और सानवी बचपन। पहले हम पढ़ेंगे इब्तिदाई बचपन के बारे में, जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक की है। पहले हम इब्तिदाई बचपन की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुसूसियात की बुनियाद पर वालिदैन के ज़रिए बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम। खिलौने की उम्र, परेशान करने वाली उम्र। इस उम्र के बच्चों को वालिदैन खिलौने की उम्र कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त खिलौनों में ही गुजारते हैं। वह खिलौनों के साथ खेलते हैं, खिलौने खेलना पसंद करते हैं। उनका ज़्यादा वक्त खिलौनों के साथ ही गुजरता है। वह उनको अपना दोस्त समझ लेते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं। परेशान करने वाली उम्र, ये उम्र वो उम्र है जिसमें वालिदैन बच्चों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान करते हैं। परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों में बहुत तजस्सुस होता है। वो हर एक चीज़ को, हर एक अशिया को जानना चाहता है। उसके लिए वो बहुत सारे सवालात पूछता रहता है, क्या है, क्यों है और कैसे है। और दूसरी वजह यह है कि जो चीज़ उसे पसंद आ गई वो उसके लिए रोना चिल्लाना, वो ये नहीं देखता उस चीज़ को खरीदना मुमकिन भी है या नहीं, उसे चाहिए तो चाहिए। इसलिए वालिदैन ने इस उम्र को परेशान करने वाली उम्र का नाम दिया है। माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम तख्लीक की उम्र, नकल करने की उम्र, सवाल पूछने की उम्र, ग्रुप से पहले की उम्र, तलाश की उम्र।
तख्लीकी उम्र, ये बच्चे की उम्र तख्लीकी होती है। बच्चा हमेशा कुछ न कुछ बनाना चाहता है। वह खिलौनों को तोड़ता है इसलिए नहीं कि वो बर्बाद हो जाएं, वह चाहता है कि वो फिर उसको बना लेगा। वह चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग शक्ल देने की कोशिश भी करता है। वह रंगों से अपनी कॉपी पे तस्वीरें बनाना चाहता है और वो उसमें लगा रहता है। इस तरह देखते हैं कि इस उम्र की खासियत होती है कि वो कुछ न कुछ तख्लीक करना चाहता है। नकल करने की उम्र, बच्चे नकल से सीखते हैं। ये हकीकत है कि बच्चे नकल से सीखते हैं, तो यही वो उम्र है जिसमें बच्चा दूसरों की बहुत ज़्यादा नकल करता है। नकल करने के मामले में अक्सर देखा गया है कि लड़कियां अपनी माँ की नकल करती हैं, जबकि लड़के अपने वालिद की नकल करते हैं। लड़कियां माँ की नकल करते हुए उनके साथ कपड़े धुलने की ज़िद करती हैं, खाना बनाने की ज़िद करती हैं, रोटी बेलने की ज़िद करती हैं, वो घर की सफाई करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वो कर सकती हैं, अगर माँ कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और वो ये सब काम नकल से करते हैं। और उसी के बरक्स बच्चा ऑफिस जाने की नकल करता है। वह सुबह उठता है, तैयार होता है, नाश्ता करता है और बैग उठाता है और वो कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि जब फादर ऑफिस जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता। वो गाड़ी चलाने की ज़िद करता है, यानी कि वो अपने वालिद को जो काम करते हुए देखता है वो सभी काम करना चाहता है। और इस तरह बच्चे नकल से सीखते हैं। बच्चे नकल से बात करना भी सीखते हैं। वो जुमलों को दोहराते हैं और इस तरह से वो बात करना सीख लेते हैं। सवाल पूछने की उम्र, ये ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है हर एक चीज़ को जानने का। इसलिए वो बड़ों से सवाल पूछते हैं हर जिस चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा एक पेड़ को देखता है, पेड़ में लगे फूल को देखकर वो पूछेगा ये क्या है, जवाब मिलेगा फूल है। फिर वो एक एक पंखुड़ियों को पकड़ पकड़ के पूछेगा कि ये क्या है। फिर आता है टहनी का नंबर, वो टहनी को पकड़ के पूछेगा ये क्या है। वो जिस जिस चीज़ को फर्क देखेगा कि ये भी इससे फर्क है, ये भी इससे अलग है, तो हो सकता है इसका नाम अलग हो, तो इसलिए वो पूछता रहता है ये क्या है। कहा गया ये पत्ती है, तो पत्ती हरी क्यों है, फूल पीला कैसे है, जबकि ये दोनों एक ही पेड़ में है। तो इस तरह के सवालात ये बच्चे हर वक्त पूछते रहते हैं। ग्रुप से पहले की उम्र, ग्रुप से पहले की उम्र ये बच्चे समाजी तो होने लगते हैं, अपने हम उम्र बच्चों से दोस्ती तो करते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। ये अलग बात है ये अपने खिलौने शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन ये उनके पसंद करते हैं, लेकिन अभी ग्रुप नहीं बनाते, कोई टीम नहीं बनाते। अभी ये इनफरादी तौर पर खेलकर अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं और अपने आसपास चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तलाश की उम्र, तलाश की उम्र अगर कही जाए तो इसकी वजाहत पहले ही हो चुकी है कि बच्चे में तजस्सुस होता है। वो हर एक चीज़ को घर में कोने कोने में रखी चीज़ों को लाकर वो आपको दे देगा। अगर घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई बच्चा आपके घर में इस उम्र इब्तदाई बचपन के मरहला में है, तो वो उसको ढूंढ कर लाकर आपको दे देगा कि ये क्या है। उसको जानना है कि ये क्या है और ये क्यों है, इससे क्या काम लिया जाता है। वो हर वक्त मतलाशी होता है, उसकी निगाहें हर वक्त ढूंढती रहती हैं, कुछ नया कुछ अलग जो दिखा उसको जानना है, उसको पूछना है क्या है, क्यों है और कैसे है। इस तरह माहिरीन नफ्सियात ने इस उम्र का नाम तख्लीकी उम्र, नकल करने की उम्र, सवाल पूछने की उम्र, ग्रुप से पहले की उम्र और तलाश करने की उम्र का नाम दिया। तो चलिए देखते हैं कि माहिरीन तालीम के ज़रिए बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा नाम है। स्कूल से पहले की उम्र, किंडरगार्टन की उम्र। स्कूल से पहले की उम्र, इसे क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा अभी रस्मी तालीम से जुड़ने के काबिल नहीं हुआ है। ये रस्मी तालीम हासिल करने के लिए अभी स्कूल में नहीं जा रहा है, इसे अभी उस काबिल बनाया जा रहा है, ढाला जा रहा है। उसके लिए अलग सेंटर होते हैं, अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, प्री स्कूल इंस्टीट्यूट। सरकार की तरफ से भी जैसे आंगनबाड़ी चलाया जाता है, जिसमें स्कूल से पहले की उम्र के बच्चे तालीम हासिल करते हैं,
इस उम्र में बच्चे अभी समाजी होना सीखते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना सीखते हैं, घर के माहौल से निकलकर एक अलग माहौल में मुताबिकत करना सीखते हैं। किंडरगार्टन की उम्र, स्कूल जाने से पहले बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं, जहां वो रस्मी माहौल में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो घर से निकलकर एक नए माहौल में दाखिल होते हैं और एक टीचर से वो सीखते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने उस्ताद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके आगे वो अपनी माँ की भी नहीं सुनते। जो टीचर कह दिया सो कह दिया, वही आखिर है और वही सही है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इब्तिदाई बचपन में नशोनुमा। इब्तिदाई बचपन में मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा। इसके तहत हम देखेंगे जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, ज़बान की नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, अखलाकी नशोनुमा। तो जैसा कि तस्वीर में ही आप देख रहे हैं कि बच्चा कितनी तेज़ी से बड़ा हो रहा है कि वह खुद शॉक्ड हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है, मैं इतना बड़ा हो गया। तो इस जिस्मानी नशोनुमा में पहले हम पढ़ेंगे लंबाई। लंबाई में औसत सालाना इजाफा 6 साल की उम्र तक 3 इंच होता है। औसत बच्चे की पैमाइश 46 इंच होती है। वज़न 6 साल की उम्र में वज़न में सालाना औसत 1.3 से 2.2 किलोग्राम इजाफा होता है, जो बच्चों की पैदाइश के वक्त से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा वज़न रहता है। लड़की का औसत वज़न 21.9 किलोग्राम और लड़के का औसत वज़न 22 किलोग्राम होता है। बच्चे के दांत शिरखारगी में जो निकल जाते हैं, इस उम्र में आकर बच्चे के दांत गिरने लगते हैं। ज़बान की नशोनुमा। इस उम्र में बच्चे की खासियत होती है कि वह ज़बान बहुत तेज़ी से सीखता है। ग्रामर और नहू को बेहतर किया जाता है और अल्फाज का हिंदसी तौर पर इजाफा होता है। इसका मतलब है कि वो अल्फाज में बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। बच्चा ज़बान को मवासलाती आला के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब वो समझ गया है कि अगर किसी से कोई बात कहना है, अपने दुख बयान करना है, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कराना है, तो वो ज़बान का इस्तेमाल करके पूरा करा सकता है। मादी सोच और अनापरस्ती की फितरत तैयार होती है। मादी सोच, अभी गैर मादी नहीं है बच्चा, चीज़ें दिखाई देती हैं, ठोस चीज़ें हैं, वो उसी को समझ सकता है, देख सकता है और उसी का अंदाज़ा वो लगा लेता है। अभी वो गैर मादी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। अनापरस्ती कि वो मैं में होता है, मैं हूँ और मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। वो अपनी किसी भी चीज़ को किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता है। बच्चे के लिए मसला हल करना गैर मंतकी है और जादुई सोच का मालिक होता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता कि मसला कैसे हल हो जाए। वो अभी मंतिक का सहारा नहीं ले पाता है। अभी मसला जो हल हो जाता है उसे सब जादू की तरह लगता है। इस उम्र में बच्चों को जादुई कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। ज़बान की महारतें कामिल होती हैं और बातचीत के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि इस उम्र में बच्चे ज़बान में माहिर हो जाते हैं, बोलना बातचीत करने में महारत हासिल कर लेते हैं। समाजी नशोनुमा। इस उम्र के बच्चों के लिए ऐसे खेल तैयार किए गए हैं जो वह दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलता है। उससे बच्चा बातचीत करता है और एक रिश्ता बनाता है। इस वक्त बच्चा समाजी किरदारों की नकल करना शुरू कर देता है। बच्चा ख़ानदान से बाहर अपने ताल्लुकात को बढ़ाता है और साथियों के साथ ताउन पर मुबनी खेल की महारतें तैयार करता है। बच्चा सही और गलत का तस्वुर सीखता है और समाजी उसूलों को समझना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा खेल में मसरूफ़ रहते हैं और खेल खेल से ही उनमें समाजी नशोनुमा का फ़रोग होता है। जज्बाती नशोनुमा। जज्बाती नशोनुमा एक पूरी ज़िंदगी चलने वाला अमल है। इब्तिदाई सालों में बच्चे बुनियादी जज्बात पैदा करते हैं, जैसे खुशी, खौफ, उदासी, गुस्सा, दिलचस्पी और ताज्जुब। देखभाल करने वालों के साथ ताल्लुक़
چھوٹے بچوں کی جذباتی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ پیدائش کے فوراً بعد دیکھ بھال کرنے والوں کی چہرے کے تاثرات کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات چیت کی شروعات ہے۔ بچے آہستہ آہستہ والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ صحت مند تعامل کے ساتھ جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ ذہنی نشوونما۔ ابتدائی بچپن انسانی زندگی میں ذہن کی نشوونما کا سب سے اہم دور ہوتا ہے۔ ابتدائی بچپن میں زیادہ سے زیادہ علمی نشوونما کو یقینی بنانا بچے کی مستقبل اور علمی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ علمی ترقی سے مراد ذہنی صلاحیتوں، سوچنے کے عمل اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی نشوونما اور ترقی ہے۔ ابتدائی بچپن میں حسی مہارتیں اور بصری ادراک چھوٹے بچوں کو اپنے ماحول اور تجربات سے معلومات کو تیزی سے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ذہنی نشوونما کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں ابھی مادی چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، غیر مادی چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ مطالعات جو بچوں کی علمی نشوونما کا جائزہ لیتے ہیں، ذہنی نشوونما کی اہمیت اور علمی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک محرک ماحول کی موجودگی پر زور دیتے ہیں۔ زندگی کے پہلے سالوں میں ذہن کی تیز رفتار نشوونما بنیادی طور پر بچوں کی بصری معلومات، لمس کی معلومات، سمعی اور سونگ کی معلومات اور نقل و حرکت پر قابو پانے کی صلاحیت کے لیے ذمہ دار ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بچے اپنے حسی اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، اپنے ماحول کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ کتاب تو پڑھ نہیں رہے ہیں۔ ان کے جو حسی اعضاء ہیں وہی ان کی معلومات کا ذریعہ ہیں۔ اخلاقی نشوونما۔ ابتدائی بچپن میں اخلاقی نشوونما کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اخلاقی نشوونما صحیح اور غلط رویے کے ارد گرد انفرادی اور معاشرتی عقائد کو سیکھنے کا عمل ہے۔ والدین اور اساتذہ بچوں کو اخلاقیات سکھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اخلاقیات سکھانے سے ذمہ دار شہری پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم بچوں میں اخلاقی اقدار کی تفہیم اور نفاذ کا انحصار اس ماحول پر ہوتا ہے جس میں وہ پرورش پاتے ہیں اور ان کی جسمانی، سماجی، جذباتی اور علمی صلاحیتوں کا فروغ ہوتا ہے۔ اخلاقی نشوونما پر ماحول کا بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ اگر اچھے ماحول میں بچے پرورش پاتے ہیں تو وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر بچے کا ماحول، سماجی ماحول اچھا نہیں ہے، بچے بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، ابھی ہم نے ابتدائی بچپن میں شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشوونما کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ آئیے اب ہم ابتدائی بچپن میں تعلیم کے انتظام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ بہت تجسس ہوتا ہے، وہ بہت محرک ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے، بہت تیزی سے زبان سیکھتا ہے، اس کی حرکی نشوونما بہت تیز ہوتی ہے اور وہ نقل سے سیکھتا ہے، اس کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس کی ذہنی نشوونما کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ابتدائی بچپن میں اچھی تعلیم کا انتظام کرنا بھی ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابتدائی بچپن میں تعلیم کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ پہلا ہے واضح اصول بنانا۔ کنڈر گارٹن میں بچوں کے لیے بالکل واضح اصول بنانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے اصول بنانا چاہیے، کوئی سخت اصول نہیں بنانا چاہیے۔ اصولوں کو فالو کرنا سکھانا ہے تو بچوں کو خوشی خوشی اصول سکھانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے نقل سے سیکھتے ہیں تو بڑے جو کریں گے بچے پیچھے سے وہی کریں گے۔ اگر آپ بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو دائیں طرف چلنا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد بھی دائیں طرف ہی چلیں۔ اگر بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر کے کمرے جماعت میں آنے ہی کھڑے ہونا ہے، تو جیسے ہی بچے کھڑے ہو جائیں آپ ان کو تالی بجائیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اصول بنائیں اور ان اصولوں کو خود فالو کریں تو بچے بھی اصولوں کو سیکھ جاتے ہیں۔ طفل مرکوز تعلیم۔ طفل مرکوز تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ طفل مرکوز تعلیم کا مطلب ہے کہ تعلیمی نظام پوری طرح بچے کے مطابق ہونا چاہیے، بچے کی دلچسپی کے مطابق ہونا چاہیے، بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہونا چاہیے، بچے کے نصاب میں شامل کی جانے والی سرگرمیاں اور مضامین اس کی ذہنی سطح اور دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنا چاہیے۔ طفل مرکوز تعلیم کا مطلب ہے کہ ٹیچر اپنی کوئی بات بچے پر مسلط نہیں کر سکتا، وہ اسے سزا نہیں دے سکتا، وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کے مسئلے کو، اس کے رونے کو، چلانے کو، پریشان کرنے کو اس طرح سمجھنا ہے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ اس کے مسئلے کو جاننے کی کوشش کر کے اسے حل کرنے کی تجویز نکالے گا اور وہ اسے حل کرے گا، نہ کہ بچے کے پریشان کرنے سے اسے مارے گا پیٹے گا۔ یہی طفل مرکوز تعلیم ہے۔ ایک خوش آئند ماحول بنانا۔ خوش آئند ماحول کا مطلب ہے کہ بچے ابھی گھر سے نکل کر پہلی بار نئی جگہ پر نئے لوگوں کے سامنے، نئے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھیلنے کودنے جاتے ہیں، لہٰذا وہاں کا ماحول بھی دلچسپ بنانا چاہیے، خوشگوار بنانا چاہیے۔ بچوں کو کھیل کھلونے بہت پسند ہیں، جانور بہت پسند ہوتے ہیں، پھول بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے کمرہ جماعت کی دیواروں پر جانور کی تصویریں، پھولوں کی تصویریں لگانا چاہیے اور کھلونے مہیا کرنا چاہیے، جھولے وغیرہ بھی مہیا کرنا چاہیے، جس سے بچے خوشی خوشی اسکول جانا، کنڈر گارٹن جانا پسند کریں، اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بالکل ہنس کر بہت محبت سے پیش آئے اور سبھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہوئے نظر آئیں، کوئی ایک دوسرے پر غصائے نہیں، کیونکہ منفی رویے کا اثر بچے کی معصوم ذہن پر بہت تیز پڑتا ہے اور وہ بچہ بہت اداس ہو جاتا ہے، پھر وہ اسکول جانے سے کترائے گا۔ تو لہٰذا ایک اچھا اور خوشگوار ماحول کی تشکیل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تعامل اکتساب یعنی انٹریکٹیو لرننگ طریقے سے بچے کی تدریس کرنا۔ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، بچے کے سامنے اگر کوئی لیکچر دے تو وہ اس کے سر کے اوپر سے گزرے گا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اسے کتاب کھول کر بالکل پڑھانے لگنا ہے۔ ہر وقت اس کو اپنی تدریس میں شامل کرنا ہے، جب اس کی شمولیت ہوگی تبھی وہ اس چیز کو سیکھ سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ تختہ سیاہ پر حرف تہجی کو لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اشاروں سے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ الف تو بچے بھی کہتے ہیں الف۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا انٹریکٹیو سیشن ہے جو دونوں کے درمیان یعنی کہ استاد اور بچوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے، اور اس انٹریکشن سے ہی بچے سیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور انہیں نئی نئی چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مثبت تقویت دینا۔ بی ایف اسکینر کا کہنا ہے کہ مثبت تقویت سے بچے میں اچھی عادتوں کا فروغ کیا جا سکتا ہے اور بری عادتوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بچے میں ہم مثبت عادت کا فروغ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے چھوٹی سی اچھے کام پر خوش کر دیں، اسے شاباشی دیں، اس کے پسندیدہ کھلونا دینے کا وعدہ کریں اور اسے مہیا بھی کرائیں۔ تو اس طرح بچے مثبت تقویت دینے سے اور ترقی کرتے ہیں اور ان کی ذہانت کا فروغ ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بچے میں میں ہوتا ہے، میں ہوں، میں ہی اچھا ہوں، یہ میرا کھلونا ہے۔ اور بچوں میں سیلف ریسپیکٹ بہت ہوتا ہے، ان سے تیز بول دینے سے وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور اس انسان سے ڈرنے لگتے ہیں جو ان کو ڈانٹ دیتا ہے یا تیز بول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچے کو مثبت تقویت دینا چاہیے تاکہ وہ اسکول میں جا کر خوشی خوشی
अपनी शख्सियत का फ़रोग कर सकें। मौसिर मवासलात का इस्तेमाल। इस उम्र में बच्चे की ज़बान सीखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। वह बहुत तेज़ी से ज़बान को सीखता है। वह हर एक दिन नए नए अल्फाज को सीखता है। उसकी लुगत में हर दिन नए अल्फाज का इजाफा होता रहता है। तो लिहाजा टीचर को अच्छी ज़बान बोलना चाहिए। साफ और वाज़े ज़बान बोलने से टीचर के बोलने का लहजा अच्छा है, उसका तलफ़ुज़ अच्छा है और उसका जुमला वाज़े और सही है, तो बच्चा भी बहुत वाज़े ज़बान को सीखता है और वो एक अच्छी तरह से बात करने वाला इंसान बन जाता है। सरगर्मी मरकूज़ तालीम। बच्चे की तालीम सरगर्मी मरकूज़ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत मुहर्रिक होता है। वो हर वक्त हरकत करता रहता है, वह कुछ न कुछ करना चाहता है। इसलिए बच्चे की तालीम में नई नई तरह तरह की सरगर्मियों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि अशिया को तोड़ मरोड़ कर नई चीज़ें बनाना, छोटे छोटे क्यूब फराहम करना जिससे बच्चे तरह तरह की चीज़ें बना सकें, क्ले देना जिससे बच्चे क्ले से अपनी पसंदीदा चीज़ों को बनाते हैं। कभी वो रोटी बनाते हैं, कभी पतंग, कभी बॉल बनाते हैं, कभी वो फूल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सरगर्मी मरकूज़ तालीम से बच्चे में हर की महारत का फ़रोग होता है। तो लिहाजा बच्चों में हर की महारत को फ़रोग देने के लिए, उसकी ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग देने के लिए सरगर्मी तालीम देना बहुत ज़रूरी होता है। चैलेंजेस के लिए तैयार करना। बच्चों की तालीम का इंतज़ाम इस तरह करें कि बच्चे चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि उसे कभी ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी में कभी कोई मसला नहीं आ सकता, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। टीचर और उसके देखभाल करने वाले को चाहिए कि बच्चों के सामने नए नए चैलेंजेस लाएं। जो काम करना उनके लिए आसान हो जाता है, जिस मेज़ को बनाना उसके लिए आसान हो जाता है, वो उसे थोड़ा मुश्किल सामान को बनाने के लिए दें, उसके सामने पेश करें। जैसे कि अगर कूदने ही में ले लीजिए कि अगर बच्चा 2 सीढ़ी से कूद सकता है, तो अब उसे 5 सीढ़ी या 4 सीढ़ी से कूदने की तलकीन की जाए। इस तरह हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस के लिए बच्चे को तैयार करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। मुस्तकबिल की ज़िंदगी में उसे कदम कदम पे चैलेंजेस का सामना करना है। अगर ऐसा ना किया गया तो आगे आने वाली ज़िंदगी में चैलेंजों का सामना वो नहीं कर पाएगा, वो उनसे घबरा जाएगा और पीछे हट जाएगा, जिसकी वजह से वो एक कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा। लिहाजा बच्चों की तालीम के ज़रिए चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इब्तदाई चाइल्ड केयर एजुकेशन में डिप्लोमा, ये क्या चीज़ है अजीज़ नाजरीन? चाइल्ड केयर एजुकेशन में डिप्लोमा, ये वो डिप्लोमा है जो इन बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद को ज़रूर हासिल करना चाहिए। इस डिप्लोमा के ज़रिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उनसे किस तरह बातचीत करना है, और साथ ही साथ उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों की ट्रेनिंग दी जाती है जिसको वो कमरा जमात में अमल में ला सकें, उनसे बातचीत कर सकें, बच्चों को पेश आने वाले मसाइल को हल कर सकें। इसके लिए NCC नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, BTC DLED डिप्लोमा इन एजुकेशन जैसे कोर्सेज किए जाते हैं। लिहाजा इब्तदाई बचपन के मरहला के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर उस्ताद को चाहिए कि वो चाइल्ड केयर एजुकेशन में डिप्लोमा ज़रूर कर ले, ताकि वो मौसर तालीम दे सके और अच्छे शहरी का फ़रोग करे, बच्चों की शख्सियत की बेहतर तरीके से नशोनुमा हो सके और वह एक कामयाब शहरी बन सके। अज़ीज़ नाजरीन, हमने इस वीडियो में पढ़ा नशोनुमा के मराहिल, शीरख्वारगी और इब्तदाई बचपन की खुसूसियात, शीरख्वारगी और इब्तदाई बचपन में शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा, इब्तदाई बचपन में तालीम का इंतज़ाम। तो आज की सबक में बस इतना ही। आइंदा फिर एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।